शुभ संध्या दोस्तों। और हर दिन की भांति आज भी हम लोग उस टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं और ये सीरीज तब तक चलता रहेगा जब तक कि तीनों विषय फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को पूर्ण रूप से समाप्त न किया कर दिया जाए। और इसको देखते देखते हम लोग धीरे धीरे पहले साइंस खत्म करेंगे, उसके बाद हिस्ट्री पर आएंगे, उसके बाद तब ज्योग्राफी और पॉलिटी को भी खत्म करेंगे। तो आज का सेशन अब शुरू किया जाए समय न गंवाते हुए और देखते हैं पहला प्रश्न। लाइट है, चैप्टर का नाम लाइट है, प्रकाश है और प्रकाश के बारे में हम लोग धीरे धीरे पढ़ते चल रहे हैं, कहां तक प्रकाश पहुंच रहा है देखते हैं। पहला प्रश्न निम्न में से किस विकिरण में ऊर्जा प्राप्ति क्वांटम सर्वाधिक होगी? निम्न में से किस विकिरण में ऊर्जा प्राप्ति क्वांटम सर्वाधिक होगी? तो यहां पर हम ये देख रहे हैं कि हमारा ऑप्शन नंबर 320 है। 320 से 400 नैनोमीटर है। पहले एक बात यहां समझना है कि डेसी, सेंटीमीली, मिक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, ऑटो का बात कर रहा है, नैनोमीटर में पूछ रहा है। तो 1 नैनोमीटर बराबर होता है 1 नैनो, एम लिख देते हैं, नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 के पावर -9 मीटर। 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 के पावर -9 मीटर। इसमें बहुत सारा है डेसी, सेंटीमीली, मिक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, ऑटो, सबको याद कर लेना है, काहे कि सबका रेंज पूछता है और सबका बारी बारी से सबसे प्रश्न लेता है। तो ये हमारा पहला प्रश्न है और पहला प्रश्न में है निम्न में से किस विकिरण में ऊर्जा प्राप्ति क्वांटम सर्वाधिक होगी? तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पहला ऑप्शन है 320 से 400 नैनोमीटर, 200 नैनोमीटर से 280 नैनोमीटर, 280 नैनोमीटर से 320 नैनोमीटर और 400 से 600 नैनोमीटर। तो यहाँ हमारा जो आंसर हो जाएगा वह आंसर हमारा बी नंबर होगा, क्योंकि यह जो किस विकिरण के कह रहा है कि किस विकिरण में ऊर्जा प्राप्ति क्वांटम सर्वाधिक होगी, तो 200 से 280 नैनोमीटर में क्या होगा? सर्वाधिक होगा। अगला प्रश्न संख्या 2 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और 2 में हम लोग देखते हैं कि सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है? सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है? तो यह किस में दिखेगा? तो इस बी ऑप्शन में दिखेगा 400 से 700। ठीक है, 400 से 700। ठीक है, 400 से 700 में दिखेगा। तो यह परास जो है 400 से 700 नैनोमीटर में दिखेगा। अगला प्रश्न की तरफ हम चलते हैं और कह रहे हैं कि दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य मान प्रसार होता है। दृश्य प्रकाश की बात कर रहा है। जो यहाँ दृश्य प्रकाश है, इस दृश्य प्रकाश के जो खोजकर्ता है, यहां लिख देते हैं दृश्य प्रकाश के खोज कौन किए थे? तो दृश्य प्रकाश मतलब देखने वाला प्रकाश, और इसका खोज जो किए थे वह न्यूटन किए थे। दृश्य प्रकाश की खोज कौन किए थे? न्यूटन किए थे। और इस न्यूटन को, ये वैज्ञानिक थे, न्यूटन को भौतिकी का पितामह कहा जाता है। न्यूटन को भौतिकी का पिता कहा जाता है। पिता कहिए या पितामह कहिए, एक ही बात है। न्यूटन को भौतिकी का पितामह कहा जाता है। और इसका जो आंसर होगा, दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य प्रसार होता है ऐसे तो 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक लिया जाता है। 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक लिया जाता है। 700 नैनोमीटर तक लिया जाता है, लेकिन उसका मान इस रेंज में मान सिर्फ एक ही दिख रहा है, 390 नैनोमीटर से 780 नैनोमीटर के बीच यही एक मान दिख रहा है। मतलब इससे मैच हल्का हल्का यही कर रहा है। इसके नजदीक में जो मान है यही मान है, इसके अलावा कोई मान नहीं है। इसीलिए हमारा ऑप्शन जो जा रहा है ऑप्शन डी के साथ हमारा जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि दृश्यमान स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्घ्य की सीमा क्या होती है? यहाँ पर दृश्यमान स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्घ्य की सीमा की बात कर रहा है। दृश्यमान
स्पेक्ट्रम के तरंग दैर्घ्य की जो सीमा होती है वह सीमा, ये सब याद करना होगा मान, ये सब मान याद करना पड़ेगा, तब जाकर के ही काम आगे बढ़ेगा, वरना याद बिना याद किए हुए ये सब मान नहीं आएगा। तो 3900 एंगस्ट्रम से लेकर के 7600 एंगस्ट्रम के बीच होता है दृश्य स्पेक्ट्रम, मतलब देखने वाला स्पेक्ट्रम के तरंग दैर्घ्य। दृश्य मतलब देखने वाला, दृश्यमान स्पेक्ट्रम के तरंग दैर्घ्य की जो सीमा होती है 3900 एंगस्ट्रम से 7600 एंगस्ट्रम के बीच होती है। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि मानव आंख दृश्य प्रकाश के जिस तरंग दैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होती है उसका मान कितना होता है। मानव आंख, जो हमारी आंख है, वह दृश्य प्रकाश के जिस तरंग दैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होती है वह मान कितना होता है। तो वह मान, एक्चुअल मान जो होता है वह 5500 एंगस्ट्रम होता है। कितना होगा? 5500 एंगस्ट्रम होगा, 5500 एंगस्ट्रम होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति कैसी होती है। प्रकाश जो है, प्रकाश के विकिरण की जो प्रकृति होती है वह कैसी होती है। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति कैसी होती है, तो कह रहा है कि तरंग के समान होती है, कि कण के समान होती है, कि तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। तो भाई मेरे हम बता दें कि इसकी जो प्रकृति होती है वह तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। काहे कि हम लोग देखेंगे कि एक वैज्ञानिक आएंगे जो प्रकाश के तरंग का सिद्धांत दिए हैं, और एक वैज्ञानिक आएंगे जो कहेंगे कि प्रकाश जो है कणों के गुच्छों के समान गति करती है। तो कण एवं तरंग दोनों हो जाएगा। तो प्रकाश विकिरणों की प्रकृति मतलब उसकी बनावट कैसी होती है, तो तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। इसका आंसर यही होगा। ऑप्शन नंबर, प्रश्न संख्या 7 में चलते हैं। कह रहे कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता होता प्रतीत होता है। प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है, क्यों सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है। प्रकाश सीधी रेखा में क्यों चलता प्रतीत होता है? यह छोटे कणों से बना है, प्रकाश का वेग बहुत अधिक होता है, प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बहुत छोटा होता है, प्रकाश अपने चारों ओर से परावर्तित हो जाती है। परावर्तित का मतलब कि जैसे ही किसी परावर्तक सतह पर पड़ेगा, यानी चिकना सतह पर पड़ेगा, वह उसी दिशा में लौट करके आ जाएगा। उसी घटना को हम क्या कहते हैं? परावर्तक सतह कहते हैं। तो यह इसका जो आंसर होगा वह आंसर नंबर ये होगा कि प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बहुत छोटा होता है, इसीलिए वह सीधी रेखा में गमन करती हुई प्रतीत होती है। उसका तरंग दैर्घ्य बहुत छोटा होता है, इसीलिए वह क्या करती है कि सीधी रेखा में प्रकाश गमन करती है। प्रश्न संख्या 8 में देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसका वेग अधिकतम होता है। यहाँ पर दिया हुआ है कि किसका वेग अधिकतम, मतलब कि ज्यादा तेज गति से कौन चल सकता है। ये चारों ऑप्शन में से वेग किसका अधिक होता है, मतलब सबसे तेज गति से कौन चल सकता है। तो कास्मिक किरण दिया है, यहाँ प्रकाश दिया है, इलेक्ट्रॉन दिया है और पराध्वनि तरंग दिया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ हमारा जाएगा कि जो वेग है, प्रकाश का वेग है, वह सर्वाधिक तेज चलता है, सर्वाधिक तेज चलता है। और प्रकाश के वेग की अगर हम बात करेंगे तो 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। प्रकाश की चाल की अगर हम बात करें, अगर हम प्रकाश की चाल की बात करें, प्रकाश की चाल की अगर हम बात करें, प्रकाश की चाल की अगर हम बात करें 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। प्रकाश के वेग की खोज कौन किए थे? प्रकाश के वेग की खोज, प्रकाश के वेग की खोज कौन किए थे? प्रकाश के वेग की खोज कौन किए थे? प्रकाश के 3 × 10, प्रकाश के वेग की खोज, प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम मापा था। प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम मापा था या खोज किया था, जिसका नाम है रोमर। जिसका नाम क्या है? रोमर। चलते हैं अगला प्रश्न में चलते हैं। प्रकाश क्या है? प्रकाश क्या है? तो प्रकाश वह एक माध्यम है जिससे हमें किसी वस्तु को देखने की अनुभूति प्राप्त होती है। चलिए प्रश्न संख्या 9 में चलते हैं। और 9 यहाँ पर हमको दिख रहा है कि 9 जो है, 9 कारक निम्नलिखित में से कौन सा कथन है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन, अरे सत्य छोड़ दिया है काम। निम्नलिखित में से कौन सा कथन है? अरे सब तो कथने हैं, सब तो कथन ही है, लेकिन सही पूछना चाहिए ना कि कौन सा कथन सही है।
तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन कथन जो है सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वह सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन यहां लिख देते हैं, कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? ये पूछ रहा है। प्रकाश का वेग अधिक होता है, ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है, आकाशीय पिंडों का वेग सबसे अधिक होता है, रॉकेट का वेग सबसे अधिक होता है। लेकिन हम लोग देख लिए हैं कि प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 × 10 के पावर 8, 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 10 में चलते हैं। और 10 में दिया है कि प्रकाश का शून्य अवकाश में वेग अनुमानतः होता है, कितना होता है? अभी तुरंत हम लिखे हैं 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। देखिए ना, अभी तुरंत तो लिखे हैं 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड, यही वेग लिखे हैं और यही प्रश्न यहाँ पर आ गया कि प्रकाश का शून्य अवकाश में वेग अनुमानतः होता है 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अगला प्रश्न में चलते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है 11 नंबर प्रश्न है, प्रकाश की गति क्या होती है? दोस्तों यह जो क्वेश्चन है यह वही क्वेश्चन है जो पीछे 2 बार क्वेश्चन आ गया है। तो प्रकाश की गति यहाँ पूछ रहा है, प्रकाश की चाल पूछ रहा है, प्रकाश की वेग पूछ रहा है। तो कई बार हम लोग देख लिए कि प्रकाश का जो वेग होता है वह 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। प्रकाश का वेग अधिकतम कहाँ होगा? जहां कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं रहेगा। प्रकाश का वेग अधिकतम कहाँ होगा? तो जहां कोई इसको रोकने वाला नहीं होगा, इसके रास्ता में कोई नहीं मिलेगा, मतलब कोई नहीं मिलेगा। कहाँ नहीं मिलेगा? निर्वात में कोई नहीं मिलेगा। तो निर्वात में प्रकाश का वेग क्या होता है? अधिकतम होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? सर्वाधिक होती है। कभी कभी पूछ लेता है कि निर्वात में ध्वनि की चाल कितनी होती है? अरे भैया वहां निर्वात है, वहां जब हवा नहीं है तो ध्वनि कहां से जा पाएगी? तो निर्वात में ध्वनि की वेग क्या होती है? शून्य होती है। और निर्वात में प्रकाश की वेग क्या होती है? अधिकतम होती है। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 13, प्रकाश की गति को किसके बीच जाते हुए न्यूनतम होगी? क्या कह रहा है? प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी? अच्छा, प्रकाश की जो गति है मतलब इन चारों ऑप्शन में से किसके बीच जाएगी तो उसकी गति न्यूनतम होगी, मतलब धीरे चलेगी। कहने का मतलब यह है कि न्यूनतम होगी मतलब धीरे चलेगी इन तीनों में से। तो तीनों को हम देख लेते हैं कि सबसे ज्यादा न्यूनतम किस में होगी? सबसे ज्यादा तो निर्वात में होगी। सर्वाधिक मतलब तेज गति से किस में चलेगी? निर्वात में चलेगी। यहाँ पर जल है, जल में भी नहीं, वायु में भी नहीं, लेकिन सबसे न्यूनतम मान जो कह रहा है वह कांच में होगी। सबसे न्यूनतम मान यानी नीचे वाली मान किस में होगी? कांच में होगी। कांच मतलब शीशा में होगी। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि सूर्य के, अगला प्रश्न में है कि सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में समय लगता है। तो सूर्य के प्रकाश है, अगर दूसरा किताब में हम लोग देखेंगे कि सूर्य के प्रकाश को धरती तक पहुंचने में या पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 8.16 सेकेंड कहीं कहीं दे देता है। ठीक है, यानी 8 मिनट 16 सेकेंड होता है। 8 मिनट 16 सेकेंड होता है। तो 8 मिनट हमारा मिल रहा है, 8 मिनट ऑप्शन सी में मिल रहा है। तो हम ऑप्शन सी के साथ चलेंगे कि हमारा ऑप्शन सी जो है सही है। 8.5 सेकेंड दे दिया है। कोई दशमलव के बाद हमारा दिक्कत नहीं होना चाहिए, कहीं कि 8 के बाद दशमलव के बाद इधर अंक बदल सकता है। तो 8.5 सेकेंड है, इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। चलिए प्रश्न संख्या 15 में चलते हैं। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश के पहुंचने में लगभग समय लगता है। अरे भैया वही तो समय है, 8 मिनट लगता है। पॉइंट के बाद अंक खत्म कर दिया है। पॉइंट के बाद 8 के बाद जो दशमलव था 5 था, 8 मिनट 5 सेकंड था, तो 5 सेकंड को यहां से हटा दिया है, खाली 8 मिनट कर दिया है। खाली क्या कर दिया? 8 मिनट कर दिया। तो यहां पर 8 मिनट के साथ हम लोग क्या कर देंगे? चल देंगे। अगला प्रश्न है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है। ये प्रश्न हम नहीं बताएंगे, आगे बढ़ते हैं। लीजिए, काहेला निराश करेंगे। प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर जो चर प्रभावित होते हैं वे हैं। वेरिएबल की बात कर रहा है। प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में यानी वायु से कांच में जाने पर जो चर यानी वेरिएबल प्रभावित होते हैं वे कौन से हैं?
वे कौन से हैं? तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति और वेग है, वेग और आवृत्ति है, तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति है, या डी में कह रहा है कि तरंगदैर्घ्य और वेग है। प्रश्न संख्या 17 के कह रहे कि प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में, वायु मतलब देख रहे हैं हमारे वातावरण है, वायु से जब कांच में जाएगी तो क्या क्या प्रभावित होगी। प्रश्न संख्या 17 में क्या क्या प्रभावित होगी, तो हम लोग देख लेंगे कि इसमें क्या क्या प्रभावित होगी। आवृत्ति कभी प्रभावित नहीं होगी मेरे दोस्त, यहाँ पर प्रभावित होगी तो वेग प्रभावित होगा, काहे कि कांच में हम वेग देखे हैं कि न्यूनतम होता है, तो वेग प्रभावित होगा, यानी वेग धीरे हो जाएगा। जब वेग प्रभावित होगा तो इसका तरंगदैर्घ्य भी प्रभावित होगा, यानी ऑप्शन डी जो है यह सही है, यानी तरंगदैर्घ्य और वेग दोनों प्रभावित होगा। वेग मतलब चाल होगा, जब वायु से कांच में प्रकाश घुसेगी तो उसका जो चाल है वह मध्यम हो जाता, मतलब धीरे हो जाता है, जिसे हम लोग देखते हैं कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जब प्रकाश एंट्री करती है, विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में प्रकाश एंट्री करती है तो सघन माध्यम में जैसे ही जाएगी वह अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है और इसकी जो चाल होती है, जो वेग होती है, वह धीमी हो जाती है। तो इस तरीका से हमारा तरंगदैर्घ्य और वेग आंसर सही होगा। आगे बढ़ते हैं, 18 नंबर में। 18 नंबर प्रश्न है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा अपवर्तित रहता है। जब अभी हम लोग देखे हैं कि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, यानी सघन से विरल कह सकते हैं या विरल से सघन में कह सकते हैं, तो कौन सा अपरिवर्तित रहता है, मतलब नहीं बदलेगा। तो कौन सा नहीं बदलेगा, तो इस सब कुछ बदल सकता है, तीव्रता बदल जाएगी यानी धीमी हो जाएगी, वेग बदल जाएगा, तरंगदैर्घ्य बदल जाएगा, लेकिन जो आवृत्ति रहती है वह अचर रहती है, आवृत्ति नहीं बदल पाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि आवृत्ति इसका नहीं बदलेगी। अगला है 19 नंबर प्रश्न। 19 नंबर प्रश्न है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो कौन सी नहीं बदलती है। प्रश्न संख्या तो वही है, कोई नया चीज थोड़ी है कि क्या नहीं बदलता है, क्या नहीं अपवर्तित होता है। तो एक ही प्रश्न है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा या कौन सी नहीं बदलता है या बदलती है। तो अभी हम लोग देखे हैं कि कौन सा नहीं बदल रहा है, तो आवृत्ति नहीं बदल रहा है, ऑप्शन आवृत्ति इसमें भी है, तो हम ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाएंगे और हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल में जाती है, सघन से विरल में जाती है, आते हैं यहाँ पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं उसकी। सघन से विरल में जाती है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है। यहाँ पर हम ई माध्यम जो है सघन बना देते हैं, यहाँ पर ई माध्यम को सघन बना देते हैं। यहाँ पर ई माध्यम कौन सा माध्यम हो गया, ई माध्यम हो गया सघन माध्यम और ई हो गया विरल माध्यम, विरल माध्यम, सघन माध्यम और विरल माध्यम। सघन माध्यम का मतलब कि या तो यह कांच है या तो यह पानी है, कुछ भी है जो सघन है। यहाँ से एगो अभिलंब डाल देते हैं, ये एगो अभिलंब है। अब कह रहे हैं कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, यानी जब हमारी प्रकाश की किरण इधर जाएगी, तो वह अभिलंब से दूर भागेगी, सघन से विरल में जाएगी। सघन से जैसे ही विरल में जाएगी तो वह अभिलंब से क्या करेगी, अभिलंब से दूर भागेगी। किससे दूर भागेगी, अभिलंब से दूर भागेगी। इसमें देख लेते हैं, इसकी चाल बढ़ जाती है तथा यह अभिलंब से दूर हट जाती है। सही बात है, इस सघन माध्यम में रहेगी तो इसकी चाल कम रहेगी और अभिलंब की तरफ झुकेगी। मतलब कि जैसे इसका उल्टा होता है कि विरल से जब सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, और जब सघन से विरल में जाती है तो यह अभिलंब से क्या होती है, दूर भागती है। यह अभिलंब है और यह प्रकाश की किरण है। तो देख रहे हैं कि सघन से विरल में जा रही है तो यह प्रकाश यह क्या कर रही है, अभिलंब से दूर भाग रहा है और इसकी चाल जो है बढ़ जाती है। तो इसकी चाल बढ़ जाती है तथा यह अभिलंब से क्या हो जाती है, दूर हट जाती है। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा है वही मिल गया। इसकी चाल बढ़ जाती है तथा यह अभिलंब की ओर झुक जाती है। नहीं मेरे दोस्त, अभिलंब की ओर नहीं झुकेगी, यह ऑप्शन गलत है। इसकी चाल घट जाती है, चाल घटेगी नहीं, चाल बढ़ जाएगी। इसकी चाल घट जाती है तथा यह अभिलंब से दूर हट जाती है। इसकी चाल घट जाती है, यह अभिलंब की ओर झुक जाती है। नहीं, ऑप्शन नंबर ए जो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए नंबर जो है हमारा राइट हो जाएगा। इसके साथ ही हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। कह रहा है निम्नांकित ऊर्जा रूपांतरणों में से
में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित की जाती है। कह रहा है कि निम्नांकित ऊर्जा रूपांतरण, यह ऊर्जा का रूपांतरण का स्वरूप दे दिया गया है, यह ऊर्जा रूपांतरण का स्वरूप दे दिया गया है। कह रहा है कि निम्नांकित ऊर्जा रूपांतरणों में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित की जाती है। तो प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा, ऊर्जा रूपांतरण और प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होगी वह पेड़ पौधों में होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा ही पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। तो प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा में, प्रकाश से ताप ऊर्जा में, ताप से जैव रासायनिक ऊर्जा में, यहाँ ऊष्मा से गतिज ऊर्जा में। तो यह जो हमारा ऑप्शन है, यह ऑप्शन हमारा प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा में, प्रकाश से हमारा ऑप्शन ए की तरफ चल जाएंगे हम। प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा में, यह रासायनिक ऊर्जा में जाएगा तब ये क्या करेगा, पेड़ पौधा अपना भोजन बनाएगा और अपना भोजन के द्वारा क्या करेगा, अपने आप को भोजन बना करके सुरक्षित रख लेगा। चलिए अगला प्रश्न में 22 नंबर कह है कि प्रकाश सजावट के विज्ञापन, प्रकाश सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन है। तो हम देख लेते हैं कि बल्ब में जो गैस भरी जाती है वह निष्क्रिय गैस होती है, तो निष्क्रिय गैस हमारा कार्बन डाइऑक्साइड तो नहीं है, अमोनिया नहीं है, सल्फर डाइऑक्साइड नहीं है, लेकिन नियोन का है हमारा। यह जो है निष्क्रिय गैस है, अक्रिय गैस है। इसके जो है बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होती है और इसका अष्टक पूरा होता है, इसीलिए यह किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। तो जब अभिक्रिया नहीं करेगा तो उसको नोबेल गैस बोला जाता है, अक्रिय गैस बोला जाता है। चलिए आगे देखते हैं, आगे 23 नंबर है। 23 नंबर कह रहा है कि साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है। बुलबुला की बात कर रहा है, कह रहा है, एक बार फिर से पढ़ते हैं। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है। तो कौन सा परिघटना का परिणाम होगा, हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण, बहुलित लिखने के लिए तो यहाँ बहुलित अपवर्तन और परिक्षेपण की, विवर्तन और परिक्षेपण की, ध्रुवण और व्यतिकरण की। तो यहाँ पर जो घटना है बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण की घटना हो जाएगी, जो बुलबुलों में रंगों का निर्धारण करता है। आगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है? जब प्रकाश जाता है। जब प्रकाश कहाँ जाता है? हीरे से कांच में, जल से कांच में, वायु से जल में और वायु से कांच में। इस तरीका से जो ऑप्शन दिया है वह लग रहा है कि सब ऑप्शन एक ही जैसा है और इसमें से पता नहीं चलता है कि कौन सा ऑप्शन हम मारे और कौन सा ऑप्शन हम नहीं मारे। तो यह जो है कि हीरे से कांच में जाएगा उसमें जो है यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना का उदाहरण होगी। कहीं कि हीरा में जब प्रकाश प्रवेश करता है तो वह विभिन्न माध्यमों में टकरा जाता है, टकराने के बाद वह पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना उत्पन्न कर देता है। तो आगे देखते हैं हम, आगे प्रश्न, प्रकाशीय तंतु ऑप्टिकल फाइबर, प्रकाशीय तंतु जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वह कौन सा सिद्धांत है? तो वह सिद्धांत कौन सा है? तो प्रकाशीय जो तंतु है, ऑप्टिकल फाइबर जो कार्य करता है वह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। यहाँ पर पूर्ण लिखल है, यहाँ आंतरिक लिखल है, यहाँ परावर्तन लिखल है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 25 नंबर प्रश्न। 26 में देखते हैं प्रकाश ऊर्जा। देखिए यहाँ पर ऊर्ज लिखे हैं, लगता है कि कान में वो हेडफोन लगा करके यह जो टाइप करते हैं। कहीं कहीं ऐसे प्रश्न हमको दिखा देते हैं कि मिस्टेक वाला मिल जाता है। प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण निम्नांकित घटना के अनुप्रयोग द्वारा होता है, अनुप्रयोग द्वारा किया जाता है। प्रश्न वही है, कोनो ज्यादा इधर उधर लंबा चौड़ा प्रश्न नहीं है। कह कि प्रकाश ऊर्जा ऑप्टिकल फाइबर अभी पीछे में ही हम एक प्रश्न देखे हैं। ऑप्टिकल फाइबर प्रकाशीय तंतु जिसको कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है, तो वही प्रश्न यह भी है।
प्रकाश ऊर्जा ऑप्टिकल फाइबर में संचरण किस घटना के अनुप्रयोग द्वारा किया जाता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना यहाँ दिख रही है, तो हमारा ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। आगे फिर वही प्रश्न यहाँ पर भी आ गया, वही प्रश्न हमारा यहाँ पर भी आ गया कि निम्नलिखित में से किस परिघटना का उपयोग ऑप्टिकल फाइबर में किया जाता है? तो किस परिघटना का उपयोग जो है ऑप्टिकल फाइबर में किया जाता है? तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि किस घटना का है, तो किस घटना है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। अब यहाँ पर देखते हैं पेट की जो इंडोस्कोपी की जांच होती है, जो इंडोस्कोपी की जांच होती है पेट में, वह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। वह घटना जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह जो हमारा वाईफाई का या डीटीएच का जो केबल आता है, यह जो केबल है वह भी केबल जो इसी घटना पर आधारित है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के जो है सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर के सिद्धांत पर कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तंतु प्रकाशिकी संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है? तंतु प्रकाशिकी संचार में संकेत के रूप में प्रवाहित होता है। संकेत के रूप में प्रवाहित होता है प्रकाश तरंग, रेडियो तरंग, सूक्ष्म तरंग और विद्युत तरंग। तो यहाँ पर फिर से पढ़ते हैं कि तंतु प्रकाशिकी संचार में संकेत के रूप में प्रवाहित होता है। संकेत के रूप में कौन प्रवाहित होता है? तो संकेत मतलब रोड पर जब हम चलते हैं तो हमें कुछ बत्तियां दिखाई देती है। एक खंभा पर लगा कुछ बत्तियां दिखाई देती है, लाल हो गया, पीला हो गया और हरा हो गया। तो यह बत्तियां दिखाई देता है। इसमें क्या लगल रहता है? तो इसमें लाइट लगल रहता है, इसमें प्रकाश लगल रहता है। इसमें लाइट लगल रहता है, इसमें क्या लगल रहता है? प्रकाश लगल रहता है। तो प्रकाश का तरंग होता है, प्रकाश का तरंग रेडियो तरंग नहीं होता है, नहीं सूक्ष्म तरंग, नहीं विद्युत तरंग होता है, वह प्रकाश तरंग होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तंतु प्रकाशिकीय पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर आधारित होता है। कौन? प्रकाशीय तंतु होना चाहिए था। ये थोड़ा सा जो है ना लिखावट किताब में इधर से उधर कर दिए हैं। तंतु प्रकाशीय तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर आधारित है। प्रकाशिक तंतु यहाँ सीधा कर दिए हैं। प्रकाशिक तंतु संचार तंत्र में ऊर्जा उपभोग अत्यधिक कम होता है। फिर है यहाँ पे प्रकाशिक तंतु संचार रेडियो आवृत्ति अवरोध से मुक्त है। यहाँ पर भारत में प्रकाशिक तंतु के निर्माण में रिलायंस उद्योग समूह संबद्ध है। यहाँ पर जो ऑप्शन हमारा जो है, यहाँ ऑप्शन है प्रकाशीय तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। हमारा ऑप्शन तो ए है, ए सही है कि प्रकाशीय तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। प्रकाशीय तंतु संचार तंत्र मतलब टेलीविजन हो गया, फोन हो गया, टेलीविजन हो गया, फोन हो गया और सब प्रक्रिया है जो वो प्रकाशीय तंतु यानी ऑप्टिकल फाइबर पर आधारित है। प्रकाशीय तंतु संचार तंत्र में ऊर्जा उपभोग अत्यधिक कम है, यह भी हमारा सही है। और प्रकाश कह रहा है प्रकाशीय तंतु संचार रेडियो आवृत्ति अवरोध से मुक्त होता है। भारत में प्रकाशीय तंतु के निर्माण में रिलायंस उद्योग समूह संबद्ध है। रिलायंस से नहीं, कई वो इसका उद्योग चल रहा है ऑप्टिकल फाइबर के। तो ये भारत में एक वो नहीं, दो तीन वो मिल करके बना रहा है, यही नहीं एक बना रहा। तो हमारा पहला, दूसरा, तीसरा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। 1 और 2 और 3, यह 1 2 3 के साथ जाएगा। और हमारा जो है 1 2 3, 1 सही है, 2 सही है और 3 सही है, चौथा नहीं होगा। 30 में चलते हैं। मरीजों के पेट के अंदर, वही इंडोस्कोपी वाला बात आ गया फिर से। मरीजों के पेट के अंदर का परीक्षण करने के लिए डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त एंडोस्कोप निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? एंडोस्कोपी किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाश का, यहाँ पर हमको देख रहा है प्रकाश का परावर्तन है, प्रकाश का प्रकीर्णन है, प्रकाश का अपवर्तन है, प्रकाश का आंतरिक परावर्तन है। यहाँ पर सब है। तो हम देख लेते हैं, इसको कब्बे से देख रहे हैं कि प्रकाश का आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के घटना पर आधारित है एंडोस्कोपी, जिससे पेट की क्या की जाती है? जिससे पेट की जांच की जाती है। अगला प्रश्न, फिर वही बात आ गया कि एक इंडोस्कोप है, एक इंडोस्कोप, उसके आगे में कैमरा लगल रहता है
उसके आगे में कैमरा लगल रहता है, जिसके द्वारा जैसे जैसे हमारे पेट में जाता है, जैसे जैसे घूमता है, उस तरीका से दिखाई देते रहता है। सरल सूक्ष्मदर्शी भी लेवल रहता है और संकीर्ण सूक्ष्मदर्शी। इसमें से तो ऑप्शन ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा, तो इसमें से कौन लिया जाए? इनमें से कोई नहीं, छोड़ दीजिए, इसका कोई नहीं होगा, क्योंकि ऑप्शन एक से अधिक जा रहा है, तो काहे ला हम लेंगे। मृग मरीचिका का चरण है। मृग मरीचिका का चरण है। मृग मरीचिका क्यों उत्पन्न होता है, कैसे उत्पन्न होता है, आइए मृग मरीचिका के बारे में हम आपको दर्शन कराते हैं। तो मृग मरीचिका कभी गर्मी के दिनों में बस में जो है, बस में जहां ड्राइवर रहता है उस क्षेत्र में जाकर के, उसके केबिन में जाकर के रोड पर देखेंगे तो लगेगा कि आगे रोड पर कोई पानी गिरा दिया है, आगे रोड पर लगेगा कि पानी गिरा दिया है, और उस तरीका से जब हम उस जगह पर पहुंचेंगे तो पता चला कि कोई पानी नहीं है, तो वह एक आंख का भ्रम है, दृष्टि भ्रम कहलाता है। वह एक आंख का भ्रम है और वहां कोई पानी नहीं गिरा रहता है, उसी को कहा जाता है मृग मरीचिका, उसी को कहा जाता है मृग मरीचिका। यह मृग मरीचिका जो है रेगिस्तानों में बालू के, जो बालू का बड़ा बड़ा भंडार रहता है, जो बालू ज्यादा दूर में फैला रहता है, उस बालू पर भी उगा रहता है। और उसको देख करके उसको जो मृग रहती है, जो हरिण रहती है, वो देखती है कि वहां पानी है, वह पानी की तलाश में दौड़ते दौड़ते वहां पहुंचती है। जैसे ही वहां पहुंचती है, वहां पता चलता है कि कोई पानी नहीं है, वहां कुछ पानी नहीं है। यह हरिण वहां जैसे ही पहुंचेगी तब पता चलेगा कि और आगे दिख रहा है, मतलब यह घटना बढ़ते जाता है, दूरी बढ़ते जाता है, और जो मृग है वह पानी की तलाश में दौड़ते दौड़ते परेशान होकर के अपना प्राण त्याग देता है, वह मृग जो है मर जाता है, इसीलिए इसका नाम दिया गया है मृग मरीचिका। तो यह जो मृग मरीचिका है यह किस कारण उत्पन्न होता है, यही बात पूछ रहा है, तो किस कारण उत्पन्न होता है, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 32 का डी, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना के कारण यह उत्पन्न होता है मृग मरीचिका। चलिए अगला प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। मृग मरीचिका बनना उदाहरण है, वही बात फिर से आ गया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की हम बात करेंगे, आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण यह बनता है। अगला प्रश्न की तरफ हम चलते हैं और चलते हैं, वही मृग तीसरा उदाहरण है, फिर से वही बात आ गया, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की तरफ हम लोग चल जाएंगे, कोई नया चीज नहीं है, सारा के सारा वही है। इसमें मिलान करने के लिए आ गया, सजाने के लिए आया है। निम्नलिखित प्राकृतिक तथ्यों पर विचार कीजिए, प्राकृतिक तथ्यों पर विचार कीजिए, कह रहा है कि इनमें से किस तथ्य के कारण मृग मरीचिका बनती है। अच्छा, इसको लेवल में सजाना है, सबसे पहले हम किसको लेंगे, उसके बाद हम किसको लेंगे, उसके बाद हम किसको लेंगे। यह 35 नंबर है, देख लेते हैं हम किसको पहले लेंगे। तो पहले स्थल को चुनेंगे, पहले किसको चुनेंगे, हम स्थल को चुनेंगे, पहले स्थल को चुनेंगे और उसके बाद प्रकाश का अपवर्तन की घटना उसमें होती है। स्थल को चुनते हैं, किस स्थल पर, सब जगह नहीं होता है, सब जगह नहीं होता है, रोड पर हो जाएगा और बालू पर उग जाएगा, रोड पर और बालू पर उग जाएगा, तो स्थल का चुनाव करेंगे, यानी स्थलीय चुनाव होगा, उसके बाद प्रकाश का अपवर्तन की घटना होती है। तो यह दो हो जाएगा, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा और प्रकाश का विवर्तन नहीं होगा। इस तरीका से हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वह 1 और 3 के साथ चला जाएगा। ऑप्शन 36 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है। एक काटा हुआ हीरा, उसमें जो उसकी संरचना होती है वह उसकी संरचना षष्टकोणीय होती है, इसलिए वह ज्यादातर उसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है, जिसके कारण वह क्या होता है, चमकता है। तो पीछे हम लोग देखे हैं कि हीरा जो है, हीरा में पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है, इसकी आणविक संरचना के कारण, इसका प्रकाश के शोषण के कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, कुछ अन्य निहित गुणों के कारण। तो यह हमारा ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण इसकी जो हीरा है, कटा हुआ हीरा चमकता है या जगमगाता है। ऑप्शन नंबर प्रश्न संख्या 37 में हम लोग पहुंच गए हैं और देखते देखते पहुंचते हैं कि 37 नंबर प्रश्न जो है, उचित रीति से कटे हीरे की असाधारण चमक का आधारभूत कारण क्या है। उचित रीति से कटे हीरे की असाधारण चमक का आधारभूत कारण यह है कि, मतलब इसमें से कौन सा हीरे का जो है कटा हुआ हीरा चमकता है, उसका कारण क्या है। तो उसका कारण बड़ी देरी से हम लोग देख रहे हैं, जो कारण वही है वही कारण यहाँ पर भी है, वही कारण हम लोग यहाँ पर भी देख लेंगे। वही कारण कह रहे कि उसमें अति उच्च
पारदर्शिता होती है, उसका अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है, वह कठोर होता है, उसके सुनिश्चित विचलन तल होते हैं, उसका जो है अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है। इसी कारण जो है वह ज्यादातर वह चमक जाता है। आगे देखेंगे, एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है के साथ चमकता है, उसके साथ चमकता है। मतलब फिर से वही तो प्रश्न आ गया, फिर से जो है वही प्रश्न आ गया, लेकिन यहाँ पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना दिया है तो हम इसी के साथ चलेंगे। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना के कारण क्या होता है, वह चमकता है। आगे चलते हैं, फिर आ गया, एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है। अगर पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होगा तो हम उसके साथ चलेंगे, और नहीं तो बाकी उसके बाद हम जो ऑप्शन है वह देख लेंगे। तो हम देखते हैं कि यहाँ पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण दिया है, ऑप्शन नंबर बी में पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण दिया है, तो हम इसी के साथ चल जाएंगे। और ऑप्शन नंबर आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 40 में नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, जिनमें से एक को कथन और दूसरे को कारण कहा गया है। अब यहाँ पर देखते हैं, कह रहा है कि हीरा अपने ही आकार के अनुकारी कांच से अधिक झिलमिलाता है। ऑप्शन नंबर ई कथन हो गया। अब कारण देखते हैं, हीरा कह रहा है कि हीरा अपने ही आकार के अनुकारी कांच से अधिक झिलमिलाता है। आर में देखेंगे ये कारण है, कह रहा है कि हीरे का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से कम होता है। हीरे का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से कम होता है, यह बात गलत है। हीरे का जो अपवर्तनांक होता है वह कांच से कम नहीं होता है। हमारा ए सही है, परंतु आर जो है यानी कारण जो है वह गलत है। ए सही है परंतु आर क्या है, गलत है। ए सही है, आर गलत है। ए और आर दोनों सही है, ए सही है, ए और आर दोनों सही है नहीं, ए और आर दोनों सही नहीं है। ए सही है परंतु आर क्या है, ए सही है परंतु आर जो है गलत है। ए सही है, आर गलत है। ओ तो आज 40 प्रश्न तक हम लोग पहुंच गए दोस्त, और 40 प्रश्न तक बहुत जल्दी ही पहुंच गए। तो इसके साथ ही आज का सेशन पूर्ण होता है। मिलेंगे अब अगले दिन, जो यह प्रकाश चैप्टर का जो अगला आगे इससे आगे का जो प्रश्न बच गया है उसको देखेंगे हम लोग कल और इसी चैनल पर। तब तक के लिए धन्यवाद।